तो दोस्तों, एक और मंगलवार और मैं बलजीत परमार एक बार फिर आपके सामने अपने चैनल बलजीत परमार फॉर यू लेके हाजिर हूँ। पिछली बार मैंने आपसे वादा किया था कि अगले आने वाले मंगलवार मैं एक नया किस्सा, एक नई कहानी मुंबई के अंडरवर्ल्ड से लेके हाजिर हूँगा। तो आज हम बात करेंगे उन भाइयों की जिनके बारे में कुछ अफवाहें ज़्यादा चलती रही हैं, अफसाने ज़्यादा चलते रहे हैं, लेकिन हकीकत काफ़ी हद तक बहुत कम हुआ करती थी। ये भाई 5 भाई थे और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन फैमिली जो गुजरात की थी उससे ताल्लुक़ रखते थे। इनका दादा बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर था, कंस्ट्रक्शन का काम था और गुजरात से आके मुंबई में उसने अपने पैर जमाए, बहुत मेहनत की। उसके जो आगे 5 जो ग्रैंड सन थे उनमें से जो 2-3 लोग ऐसे हुए भाइयों में से जिन्होंने अपने बाप दादा का ईमानदारी का, मेहनत का काम छोड़ के कुछ उल्टे सीधे काम करने शुरू किए। मसलन वो लोग ड्रग्स के धंधे में चले गए, कुछ जिस्म फरोशी के धंधे में चले गए, या उन्होंने कुछ होटल रेस्टोरेंट अदारे खोले। उनमें उस ज़माने में सबसे प्रचलित जो डांस बार और ऑर्गेनाइज सेक्स रैकेट का जो बिजनेस हुआ करता था वो उन्होंने शुरू किया। और वो इतने बड़े लेवल पे शुरू किया कि उसको देख देख के और बहुत सारे डांस बार्स और जुए के अड्डे या जिस्म फरोशी के, जिनको पिकअप जॉइंट्स हम कहा करते थे उस ज़माने में, वो शुरू हो गए मुंबई शहर के अलग-अलग हिस्सों में और जो पॉश इलाके थे वहाँ पे। सबसे पहले इन लोगों ने जो ड्रग का काम किया उसमें इनके काफ़ी लोग पकड़े गए। और आपको मालूम होगा कि ड्रग के धंधे में अगर आपको बड़ा काम करना है तो आपको बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेक्शन चाहिए होती है, एक सरपरस्ती चाहिए होती है, एक संरक्षण चाहिए होता है। तो वो प्रोटेक्शन जो है इनको बड़े जो ज़माने के गैंग थे उनसे मिला करती थी। और शुरू में जब इस फैमिली ने, जिसका नाम ढोलकिया ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, अरविंद ढोलकिया, महेश ढोलकिया, मुकेश ढोलकिया, ये इनके सब भाई और इनके आपस में सब रिश्तेदार इन्होंने शुरू किया और इनका जो कारोबार था वो ढोलकिया ब्रदर के नाम से प्रचलित हुआ, जाना पहचाना गया। बहुत बड़े ड्रग का काम करते समय इनको करीम लाला गैंग का प्रोटेक्शन थी। करीम लाला का जो गैंग था, पठान गैंग, वो इस किस्म के काम तो नहीं करता था, लेकिन उनके जो और बिजनेस थे जिनमें जुए का और शराब के धंधे थे, उनमें भी कहीं ना कहीं एक ज़माने में ढोलकिया ब्रदर्स का हाथ रहा है। तो करीम लाला का नाम साथ जुड़ने से जो दूसरे उस ज़माने में छोटे मोटे गैंग थे वो इनकी बहुत बढ़िया बदतमीजियाँ भी अनदेखी कर देते थे, क्योंकि करीम लाला की जो एक सर पे हाथ था वो इनके लिए बहुत था। तो सबसे ज़्यादा ये लोग जब लाइमलाइट में आए तो उस समय जब इन्होंने खार बांद्रा एरिया, मुंबई का सबसे पॉश एरिया गिना जाता है, उसमें एक लिंकिंग रोड है, बहुत बड़ी पॉश एरिया, जिसके दोनों तरफ बहुत बड़ी बड़ी दुकानें, शोरूम, और मुंबई के जो फैशनेबल एरियाज़ हैं, सुपर रिच एरियाज़, उनमें से एक गिना जाता है। और वो एरिया उन दिनों में डेवलप हो रहा था। जो मेन लैंड सिटी है बांद्रा तक, माहिम तक, उसके बाद जितनी तरक्की बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन का, रीडेवलपमेंट का काम जो शुरू हुआ वो बांद्रा से शुरू होकर खार, खार से शुरू होकर सेंटा क्रूज, उसके आगे जुहू तक जाता था। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस का एक अपॉर्चुनिटी थी जिसका बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया और उनमें ढोलकिया ब्रदर्स एक थे। तो लाइमलाइट में आने के साथ इनका जो सबसे बड़ा कारोबार किया
वो था लिंकिंग रोड के खार और बैंड्रा के कॉर्नर पे सीजर पैलेस एक होटल खोला इन्होंने। बहुत बड़ा होटल, 7-8 फ्लोर की बिल्डिंग थी और बड़ा पॉश होटल खोला। उसके नीचे एक बेसमेंट थी, सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना पड़ता था। उस बेसमेंट में एक बहुत बड़े किस्म का, आला किस्म का इन्होंने एक नाइट क्लब खोला जिसका नाम रखा क्लियो। तो क्लियो जो नाइट क्लब था वो बेसिकली बड़े अमीर लोग जो उस ज़माने में हज़ारों लाखों रुपए उड़ा सकने की हिम्मत रखते थे, उन लोगों के लिए सबसे पॉश अड्डा जो था वो यही था, क्लियो क्लब, जो सीजर पैलेस के अंदर बनाया गया था। तो वहीं पे सेकंड फ्लोर पे इन लोगों ने अपना एक ऑफिस बनाया था। बहुत बड़े लेवल की इनकी प्राइवेट सिक्योरिटी थी। बड़े हट्टे कट्टे बदमाश हथियारबंद लोग उसकी रखवाली किया करते थे, उस सीजर पैलेस को प्रोटेक्ट किया करते थे। उसमें गोपाल दादा, गोपाल शेट्टी, वो काफ़ी साल इनके साथ रहा। ये दोनों भाई तो सामने नहीं आते थे, लेकिन गोपाल शेट्टी जो था, गोपाल दादा भी उसको बोलते थे, वो इनका चेहरा मोहरा था उस पूरा बिजनेस चलाने का। और वो सीजर पैलेस जो था वो ऐसी जगह पे लोकेटेड था जिसके इर्द गिर्द काफ़ी सारे माइलस्टोन किस्म के बिल्डिंग्स और लोगों के ऑफिस थे। उससे चंद गज की दूरी पे सुपरस्टार राजेश खन्ना का ऑफिस था। ऑफिस थोड़ी देर उनका घर भी वहाँ रहा है, पेंट हाउस था। उसके बिल्कुल ऑपोजिट रोड क्रॉस करके नाडियाड वाला फैमिली का बहुत बड़ा ऑफिस था ग्राउंड फ्लोर पे, जो फिल्म प्रोडक्शन और डायरेक्शन में काम करते थे। उसी नाडियाड वाला फैमिली का जो बेंगलो था, उसके फर्स्ट फ्लोर का जो पूरा पोर्शन था वो बहुत बड़े नामी ग्रामी राइटर और डायरेक्टर और उर्दू के बहुत बड़े साहित्यकार राजेंद्र सिंह बेदी, उनका घर था। और बेदी साहब के साथ उनका बड़ा बेटा नरेंद्र बेदी और उसकी फैमिली रहती थी। नरेंद्र बेदी अपने आप में बहुत बड़ा फिल्मों का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रहा है। तो वो बिल्डिंग बिल्कुल सीजर पैलेस के सामने थी। तो उसके हार्डली 100 गज की दूरी पे R.D. बर्मन साहब का घर था और आशा भोसले अक्सर वहाँ पे आया जाया करती थी। और उसके बिल्कुल सामने एक उस ज़माने में इकबाल मिर्ची का दूसरा होटल था उस वहीं पे। तो ये इस किस्म का वो पॉश इलाका था जहाँ पे इन्होंने सीजर पैलेस खोला और उसकी बेसमेंट में वो क्लियो डिस्को चलाई। और अक्सर वहाँ पे रात को पूरी रात वो अड्डा था जो वो डांस का और पिकअप जॉइंट था वो चलता था। और पूरी रात सुबह 5-5:30 बजे तक तो लोगों के लिए एक जो एक वेस्टर्न कल्चर जो एंटर हुआ था नया नया लोगों के दिमाग में, वो वेस्टर्न कल्चर का असर कहो कि पूरी रात वहाँ मेला लगा रहता था। और वो इनका बिजनेस इतना कामयाब हुआ तो जैसे हम अक्सर जानते हैं कि पैसा जब आता है तो और कमाने की लालसा हर आदमी में पैदा होती है। तो इन भाइयों ने भी सोचा कि एक हमारा इस किस्म का अड्डा इतना बड़ा चल रहा है, क्यों ना एक और इसी किस्म का एक और अड्डा खोला जाए। तो दूसरा जो बहुत पॉश एरिया था मुंबई का वर्ली, वहाँ पे इन्होंने एक समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा प्लॉट था, वहाँ पे इन्होंने दूसरा नाइट क्लब खोला जिसका नाम रखा फिशरमैन वाफ। वो फिशरमैन वाफ थी जो वो रात को जब शांति होती थी, पूरे लोग सो जाते थे, तो वहाँ समुद्र की लहरें उठनी आनी, पानी उठता हुआ नज़र आता था। वहीं उन्होंने एक बड़ी क्लासिक किस्म की एक डांस बार बनाई वहाँ पे, और उसका नाम जो वो, क्योंकि उसके पास जो कॉलोनी थी वो फिशरमैन कॉलोनी थी, मच्छी पकड़ने वाले लोग वहाँ रहते थे। उनकी छोटी सी जेटी थी वहाँ पे जहाँ छोटी छोटी किश्तियाँ उनकी खड़ी रहती थी, उसको अंग्रेजी में वाफ बोलते हैं। तो इन्होंने इसलिए अपने उस अड्डे का नाम फिशरमैन वाफ रख लिया। मेन रोड जो एनी बेसेंट रोड जो है AB रोड वर्ली की, वो उसके कॉर्नर पे एक मंदिर है बहुत बड़ा, पुराना योगी किस्म के लोगों का, साधु किस्म के लोगों का। उस मंदिर के और उसके साथ एक
दूसरी बहुत बड़ी बिल्डिंग थी पूनम चैम्बर्स, और उसके बीच में एक छोटी सी गली जाती थी अंदर। अंदर 100 गज दूर जाके समुद्र के किनारे पे जो बनाया था। सिक्योरिटी बहुत थी, क्योंकि वहाँ से आना जाना भागना बहुत मुश्किल था। तो जो क्लाइंट्स थे उनको एक प्राइवेसी भी मिलती थी, और उनके पैसे की और उनकी जान की सिक्योरिटी भी मिलती थी। वो जो पूनम नगर का जो पूरा प्लॉट था, वो एक ज़माने के उस ज़माने के बहुत बड़े स्मगलर हुआ करते थे, पूनम सेठ। पूनम सेठ ने वो अपनी पूरी ज़मीन जो थी वो स्मगलिंग के धंधे से उसने कमाई करके वो बनाई थी। पूनम चैम्बर भी बनाई 1 और 2, और उसी जगह पे बाद में काफ़ी चर्चा में वो जगह रही जब बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो कुछ कांग्रेस के साथ और कुछ एनसीपी के साथ अटैच रहे, उन्होंने काफ़ी प्रॉपर्टी उस एरिया में बनाई। और कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उनमें भी कुछ 2 नंबर की बेनामी प्रॉपर्टी और 2 नंबर के पैसे की का इस्तेमाल किया गया। एक बार ऐसा हुआ कि ये ड्रग का धंधा तो करते थे दोनों भाई, और इकबाल मिर्ची उन दिनों में काफ़ी सरगर्म था ड्रग के बिजनेस में। तो उसने एक बहुत बड़ी कोई कंसाइनमेंट जो थी वो ड्रग की, वो ढोलकिया ब्रदर्स को उसने बेची, उनको या किसी को पहुंचाने का काम दिया। इकबाल मिर्ची के पास अपनी कोई ऐसी लड़कों की या क्रिमिनल्स की आर्मी नहीं थी जो उसका ड्रग का सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सकते और उनको सेफली पहुंचा सकते। तो इस किस्म का काम जो था वो ढोलकिया ब्रदर्स करते थे। तो वो इतनी बड़ी कोई करोड़ों की वो ड्रग का वो खेप जी थी वो ढोलकिया ब्रदर्स के हवाले की थी। और इन्होंने कहते हैं कि कोई बहुत बड़ी हेरा फेरी करके या कुछ बहाना लगा के कि हमारी वो जो कंसाइनमेंट थी वो पकड़ी गई या उसको खुर्द बुर्द हो गई या कुछ लोग खा गए, तो कुछ ऐसा बहाना लगाया जिससे इकबाल मिर्ची खुश नहीं था। उसको मालूम था कि ये लोग कुछ हेरा फेरी कर रहे हैं। मुझे याद है कि वो एक्चुअली DRI की एक रेड पड़ी थी थाना में, बहुत बड़ी। उस रेड में शायद वो कोई 9 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई थी, लेकिन उसमें भी ये कहा जाता है कि वो ड्रग इतने की नहीं थी। काफ़ी सारा बड़ा हिस्सा ढोलकिया भाइयों ने अपने पास रख लिया था मार्केट में बेचने के लिए, और उसका एक हिस्सा था जो उसका सरकारी अफसरों के साथ मिलकर सीजर करवा दिया। तो अंदर की बात तो उस ज़माने की वही लोग जाने, लेकिन उससे इकबाल मिर्ची का और ढोलकिया ब्रदर्स का झगड़ा बहुत बढ़ गया, और वो झगड़ा बहुत ऊपर तक गया, बड़े अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं तक उसकी बात पहुंची। तो उसमें अल्टीमेटली फैसला ये हुआ कि जो इकबाल मिर्ची का नुकसान हुआ है इतने करोड़ों का, उसको पूरा करने के लिए इन भाइयों के पास इतने पैसे नहीं थे। तो फैसला ये हुआ कि फिशरमैन बाप की जो पूरी प्रॉपर्टी थी, एक चलता हुआ बिजनेस, एक वो पूरे का पूरा धंधा था, वो इकबाल मिर्ची ने टेक ओवर कर लिया। तो टेक ओवर करने के बाद इकबाल मिर्ची उसका मालिक बन गया, और ढोलकिया ब्रदर्स के पास इनका सीजर पैलेस रह गया। तो ये थोड़े एरोगेंट किस्म के और अकड़ू किस्म के भाई थे। पैसे के साथ कुछ उनको ओवर कॉन्फिडेंस भी हुआ। उसी चक्कर में दाऊद इब्राहिम गैंग के साथ, डी कंपनी के साथ इनकी दुश्मनी शुरू हो गई। शुरू में जो डी कंपनी का और पठान गैंग के जो आलमजेब मीरजादा के टाइम पे झगड़े हुए, उस टाइम पे भी जो ढोलकिया ब्रदर थे, इन्होंने डी गैंग के कुछ लोगों को मारने के लिए पैसे का इंतज़ाम किया, हथियारों का इंतज़ाम किया। तो उस चक्कर में भी दाऊद जो गैंग था वो ढोलकिया भाइयों के काफ़ी खिलाफ था। तो वो दुश्मनी बढ़ती बढ़ती ऐसे बढ़ी कि एक दिन इनका जो छोटा भाई था महेश ढोलकिया, वो पैडर रोड पे रहता था। पैडर रोड एक दूसरा बड़ा पॉश इलाका है मुंबई का, जहाँ पे बहुत बड़ा जसलोक हॉस्पिटल है, और लता मंगेशकर उसी रोड पे रहती हैं, और महेंद्र कपूर जो बहुत बड़े सिंगर थे वहीं पे रहते हैं, और बहुत बड़े प्रोड्यूसर फिल्म इंडस्ट्री के रामेश्वरी वो वहीं पे रहते हैं। जगजीत सिंह गज़ल सिंगर, उनका भी उस ज़माने में घर वहीं पे था। और आजकल उसी एरिया में जो मुकेश अंबानी ने बहुत बड़ा जो घर बनाया है, मल्टी स्टोरी जो एक आशियाना बनाया है अपना, वो भी उसी एरिया में है। खैर, तो पैडर रोड पे महेश ढोलकिया ने नई उस ज़माने में
मारुति कार खरीदी थी, उसको नंबर भी नहीं लगा था अभी। वो लेके अपने घर से निकला तो डी गैंग के लोगों ने उसके ऊपर निगाह रखी हुई थी और उसने शायद महेश ने पहचान लिया था कि जो पीछे वाली गाड़ी में जो 5-6 लोग बैठे हैं जो शायद मुझे जान से मारने के लिए आए हैं। तो उसने मौका देख के गाड़ी जो थी एक छोटी सी गली में ले गया, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके छोड़ के भागा, दूसरी बिल्डिंग के अंदर चला गया। लेकिन वो जो मारने आए थे वो भी काफ़ी ठान के आए थे कि इसको आज छोड़ना नहीं है। वो भी अपनी गाड़ी छोड़ के पीछे भागे और जब दूसरी बिल्डिंग के गलियारे में लिफ्ट के पास सीढ़ियों के पास जो छिपने के चक्कर में था तो वहीं पे इसको उन्होंने 10 गोलियां मार के ढेर कर दिया। तो महेश टोलकिया का कत्ल वो उस पेट्रोल रोड की उस बिल्डिंग में हुआ। ये बहुत सनसनीखेज मर्डर था जो दिन दिहाड़े सैकड़े लोगों के सामने किया गया। और उसके बाद जो बड़ा भाई था अरविंद ढोलकिया, उसने अपनी मूवमेंट्स थी वो काफ़ी कम कर दी। बाहर कम निकलता था तो अपने बहुत बॉडीगार्ड्स के साथ, हथियारों के साथ। तो उसने सोचा कि मुझे अगर डी गैंग से दुश्मनी रखनी है तो मुझे हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी चक्कर में डी गैंग ने छोटा राजन के थ्रू कुछ लड़के ऐसे भेजे जो इसको ये कह के मिले कि अरविंद भाई हम आपको हथियार बेचना चाहते हैं। उसके पहले जितनी कोशिशें अरविंद को मारने की हुई, प्लानिंग हुई, वो पूरी नहीं हो सकी क्योंकि अरविंद ढोलकिया जो तहकीक जो अपना जो ख्याल रखता था अपनी जान माल का, तो जो सोच समझ के निकलता था पूरी प्लानिंग के साथ, तो उसको मारने की कोई चाल कामयाब नहीं हुई। तो इसलिए डी कंपनी ने जो उसको मारने का नई किस्म का प्लान बनाया कि कुछ लोग हथियारों के साथ भेजे कि ये हथियार हम आपको बेचने आए हैं। उनमें रिवॉल्वर, पिस्टल, सोफिस्टिकेटेड वेपन, गोलियां, ये सब साथ में लेके गए। तो ढोलकिया को शक इसलिए नहीं हुआ कि अगर इन लोगों ने मुझे मारना होता तो मुझे हथियार दिखाते क्यों। तो वो भी बहुत हैरान, उसका कॉन्फिडेंस उन्होंने जीत लिया। वो जैसे सब पूरी डील हुई, आधे पौने घंटे में लोगों ने चाय वाय पी, उसको सब हथियार दिखाए, उसके टेबल पे रख दिए सेकंड फ्लोर के ऑफिस में। और उसके आदमी सब जो बॉडीगार्ड थे बाहर खड़े हैं, हथियार दिखाने के लिए 2-3 आदमी अंदर ऑफिस के साथ बैठे हैं। तो पैसे की डील करते करते अचानक वो जो लोग हथियार बेचने आए थे उन्होंने एक हथियार निकाला, उसमें गोलियां भरी और उसको दिखाने लगे कि ये देखो ऐसे इसमें गोलियां भरी जाती, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन है और ये इतनी स्पीड से इसकी गोलियां निकलती हैं। वो सब दिखाते दिखाते चक्कर में अचानक उस आदमी ने फायर ओपन किया और अरविंद ढोलकिया को उसके ऑफिस में ही मार के ढेरी कर दिया। तो 2 भाई जो पूरा काम संभालते थे वो दोनों ये गैंग वार में मारे गए। एक होटल भी उनके हाथ से चला गया, फिशरमैन वॉक। एक बचा जिसमें ये वारदात होने के बाद उसके बिजनेस पे काफ़ी असर पड़ा। लोगों ने डर के मारे जाना बंद कर दिया कि वहाँ तो गोलियाँ चलती हैं, वो तो बदमाशों का अड्डा बन गया है। ना होटल में कोई रहने आता था, ना बार में कुछ लोग कम जाना हो गए। लेकिन जो रेगुलर क्लाइंट थे, जो इनको जानते थे, इनके बॉडीगार्ड्स को जानते थे, या जिनका कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट था, वो लोगों का आना जाना रहा, लेकिन बिजनेस पहले जैसा नहीं रहा। तो वो बात काफ़ी बढ़ते जो सबसे छोटा भाई था वो उसने काफ़ी लोगों को बीच में डाल के डी कंपनी से समझौता करने की कोशिश भी की, लेकिन किसी किस्म का कोई समझौता हुआ नहीं और अल्टीमेटली उनको वो सीजर पैलेस था जो वो बंद करना पड़ा। बंद करने के बाद उसको एक सरदार जी हैं वहाँ पे, वो एक ज़माने में हाजी मस्तान के साथ कुछ काम किया करते थे। उन्होंने भी बाद में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में काफ़ी पैसे कमाए। गजीबो एक इंडस्ट्रीज करके उनकी इंडस्ट्री थी वर्ली में, जहाँ पे जी न्यूज़ का जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर जो हिंदुस्तान का है, वो गजीबो हाउस के कंपाउंड में ही था। और उन्होंने लुधियाना में एक साइकिल लगाने की फैक्ट्री भी लगा रखी थी, जहाँ पे साइकिल बना के वो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को, रशिया और दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते थे। तो काफ़ी पैसे वाले सरदार जी थे वो। तो उन्होंने काफ़ी साल, जब वो होटल सीजर पैलेस बंद पड़ा था, तो वो सरदार मदन सिंह बरहारा ने वो होटल खरीद लिया, पूरी बिल्डिंग, और उसको अपने बिजनेस का हेडक्वार्टर बना लिया।
और बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया गजीबो हाउस। तो जो वर्ली वाला उनका पुराना ऑफिस था वो उन्होंने जी न्यूज़ के मालिक सुभाष चंद्र को बेच दिया, और आज जिस कमरे में सुभाष चंद्र बैठते हैं जी न्यूज़ के मालिक, वो वही कमरा है जिस कमरे में एक समय मदन सिंह बराड़ा बैठा करते थे। खैर, ये ढोलकिया ब्रदर्स की एक कहानी है जो इकबाल मिर्ची से कैसे उनकी दुश्मनी हुई, कैसे इतना बड़ा साम्राज्य उनका उनके हाथ से गया, और कैसे उनकी प्रॉपर्टी सब बिकी, और कुछ उसके थोड़े सालों के बाद उनका जो एक तीसरा भाई था एक मुकेश, उसके ऊपर भी गोलियां चली, लेकिन वो बच गया, उसका बॉडीगार्ड मारा गया, बॉम्बे हॉस्पिटल के पास अटैक हुआ। तो आज जो ढोलकिया परिवार है वो डर डर के रह रहा है, लेकिन जो उनके दुश्मन हैं वो सब उस बात का मजा ले रहे हैं। तो ये एक अंडरवर्ल्ड की एक बहुत अजीब सी दास्तान है कि आप सरवाइव तब तक कर सकते हो जब तक आपके पास ताकत है। आपकी ताकत कम होगी तो आप उसी तरह मारे जाओगे जिस तरह एक छोटा क्रिमिनल बड़े क्रिमिनल के हाथों मारा जाता है। और इकबाल मिर्ची का किस्सा आपको अगले एपिसोड में, अगले आने वाले थर्सडे को, गुरुवार को मैं सुनाऊंगा कि वो आदमी जिसने एक ज़माने में इतने पावरफुल गैंग जो था ढोलकिया गैंग, उनकी प्रॉपर्टी कैसे अपने हाथ में ली, और उसके बाद उसने कैसे आगे बढ़ा, कैसे लंदन तक पहुंचा, और कैसे उसकी वहाँ पे मौत हुई। ये किस्सा आपको 2 दिन के बाद गुरुवार को, थर्सडे को, जिसको मैं हमेशा वीरवार कहता हूँ, वो आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।